पेट शॉप पर काम करने वाली एक लड़की होती है। वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। जैसे ही खाने का ऑर्डर देते हैं तभी उस लड़की की नज़र एक लड़के पर लगातार जमी हुई होती है। ना वो खाने की तरफ देख रही थी और ना ही दोस्तों की तरफ बात कर रही थी देखकर, बस वो देखी जा रही थी तो उस लड़के को। तभी इसके साथी दोस्त कहती है कि यहाँ तुम खाना खाने के लिए आई हो या किसी को लगातार देखने के लिए आई हो। तभी वो कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत लड़का, इतना हैंडसम लड़का देखा ही नहीं है। और लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जा कर के उससे बात क्यों नहीं कर लेती। वो टेबल से उठती है, जाने के बाद सीधे उस लड़के के पास पहुंचती है और जाकर अपना इजहार कर देती है। कहती है कि पहली नज़र का प्यार है, मैंने अपने ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा हैंडसम लड़का आज तक देखा ही नहीं है। क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकती हूँ? वह लड़का उसकी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, क्या मुझे इसकी अनुमति मिलेगी? क्या मुझे इसकी परमिशन मिलेगी? लड़का हाँ कर देता है। इसके बाद ये दोनों उस रेस्टोरेंट से निकलकर सीधा एक होटल में जाते हैं। होटल में पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। इसके में लड़का और लड़की दोनों की सहमति बिल्कुल होती है। बस यहाँ से दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। इसके बाद एक दिन फिर से यही लड़का इस लड़की को दिखाई देता है और वो लड़की उसे देखने के बाद कहती है कि मैं तुमसे फला जगह मिली थी। पुरानी यादों को, पुरानी बातों को जब ताज़ा करती है तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मेरा घर यही पास में है। बस घर पास में है तो अपने घर में लेकर उसे जाती है और अपने पापा से मुलाकात करवाती है। यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही भयानक कहानी है। इस कहानी में जाने कितने लड़कियों का रेप भी होता है और कई लड़कियां ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से मारा भी जाता है और काटा भी जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनी स्टोरी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तरी अमेरिका, एक शहर है कनाडा और उसी का ये एक शहर लगता है टोरंटो, स्कॉर्बोरो। दरअसल यहाँ एक पेट शॉप पर काम करने वाली लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा हैंडसम लड़का आया था। उस लड़के को हर कोई मुड़ मुड़ कर और रुक रुक कर देखा करता था। पहली मुलाकात के बाद जब उस लड़की ने उस लड़के को देखा तभी कहा कि मेरा घर यही पास में है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या तुम मेरे घर चल सकते हो। अब जैसे ही वो लड़की और लड़का घर पहुंचते हैं तो लड़की के जो घर वाले होते हैं, मम्मी होती हैं, पापा होती हैं, परिवार के जो बाकी सदस्य होते हैं, उस लड़के को देखने के बाद आपस में एक दूसरे से कानों में कानाफूसी करने लगते हैं। सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि ये हमारे बेटी का बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनने के बाद उस लड़के को पास में बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उससे बातचीत की जाती है। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये? क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? लड़की शर्मा जाती है, लेकिन वहाँ शादी की बात पहुँची ही नहीं थी। तभी वो लड़की सीधा अपने दोस्त के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरे भाई और बहन, मेरे परिवार को तुम बेइंतहा पसंद आए हो। मैं तो तुम्हें पसंद करती ही, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़की ने जब उस लड़के से ये बात कही तो लड़का तब भी खामोश रहा। उसने कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। वो बात इतनी अटपटी थी कि किसी को भी सुनने के बाद उस बात पर बेइंतहा गुस्सा आ सकता है और वो उसके साथ अभद्रता, बदतमीजी भी कर सकता है। दरअसल लड़के ने शर्त ये रखी थी कि तुम्हारी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है। मैं तुम्हारे बहन के साथ वैसे ही वक्त बिताना चाहता हूँ जैसा तुमने मेरे साथ पहली बार बिताया था। लड़की प्यार में कुछ इस तरह से पड़ी हुई थी कि लड़की का नाम था कार्ला की संजू और होम मनी का।
तो वो अपने उस दोस्त के प्यार में कुछ इस तरीके से पड़ गई होती है कि उसके कानों तक जो आवाज़ पहुंचती है, उसके बहन के साथ जो वक्त बिताने की बात आती है, उस बात पर उसने कोई एतराज़ ही नहीं किया, बल्कि कहा कि कुछ वक्त बीत जाने दो, और जब वक्त बीत जाएगा तो कोई सही जब मौका आएगा तो मैं तुम्हारी जो ये इच्छा है इसे ज़रूर पूरी करूँगी, यदि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो। अब लड़का हो लड़की जहाँ मिलते थे, जब मौका मिलता था बातचीत करते थे, किसी रेस्टोरेंट में रुकना होता था तो रुकते थे। तभी लड़के ने एक बार फिर से यही सवाल किया कि शादी तभी होगी जब तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी। और वह इच्छा पूरी करने का वक्त कहा कि अब की बार जो क्रिसमस डे आएगा, वो क्रिसमस डे के एक रात पहले ये तुम्हारा ख्वाब मैं पूरा कर दूंगी। उसकी बहन लगभग 16वां उसका जन्मदिन आने वाला था। उसके जन्मदिन पर ये आपको क्रिसमस डे का बहुत ही खूबसूरत तोहफा मैं आपको दूंगी। फिर जैसा उसने वादा किया था ठीक वैसे ही करती है। 24 दिसंबर 1990 की ये बात है। उसने अपने जो प्रेमी से जो वादा किया था, उस प्रेमी से वादा करने के बाद घर पर एक पार्टी रखती है, और पार्टी रखने के बाद वो लड़का घर पर आता है। परिवार के सभी लोग, क्योंकि अगले ही दिन क्रिसमस डे का त्यौहार होता है, पूरी धूमधाम से मनाया जाने वाला था, और एक रात पहले ही ये अपने आप बातचीत करते हैं। जब परिवार वाले सो जाते हैं तभी वो अपनी छोटी बहन को लेकर बेडरूम में जाती है और अपने प्रेमी को भी लेकर के जाती है, और साथ ही अपने पेट शो यानी पालतू जानवरों की जो दुकान जिसमें वो काम करती थी, वहाँ से वो कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर के आती थी जिससे पशुओं को बेहोश किया जाता है। वो अपनी बहन को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कुछ दवाइयाँ दे देती है, और दवाई देने के बाद इसका जो प्रेमी होता है उसके शरीर के, उसके तन से एक एक कपड़े को अलग करने लगता है। तभी वो कहता है कि अगर तुम कोई एतराज़ ना हो तो क्या तुम इन दृश्यों को कैमरों में कैद कर सकती हो, क्या तुम ये वीडियो बना सकती हो। तभी वहाँ पर वीडियो कैमरा सेट कर दिया जाता है, और अपनी ही सगी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 15.5 साल के आसपास रही होगी, जो अभी पूरी 16 साल की हुई भी नहीं थी, अभी उसका 16वां बर्थडे आने वाला था, लेकिन वो अपनी ही बहन की इज्जत को तार तार करा रही थी। जो उसका प्रेमी होता है उसके तन से एक एक कपड़े को उतार करके उसके साथ वो अभद्रता करने लगता है। वो लड़की इस स्थिति में थी ही नहीं कि वो विरोध कर पाती। पूरा का पूरा वीडियो बन रहा था, ये जो बातें कर रहे थे वो बातें भी हो रही थी। लड़की बीच बीच में उसे सजेशन दे रही थी कि ऐसा करिए, ये ठीक रहेगा। जब तमाम तरीके की बातें कर रही थी, लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं और लड़की अचानक से उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि जो दवाइयाँ उसे दी गई थी उन दवाइयों का सेवन करने के बाद 3 घंटे बाद जब इन दवाइयों का असर होता है तो लड़की की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तब इस लड़की के और प्रेमी के, यानी कि जिसका प्रेमी का नाम होता है पॉल केनेथ बर्नार्डो, इसकी हालत खराब होने लगती है कि आखिरकार ये जिस काम के लिए आए थे वो काम तो पूरी तरीके से बिगड़ने लगा है। तभी पॉल उसे समझाता है कि कुछ करो। तभी उसकी जो बहन होती है कार्ला सीधा फ़ोन करती है 911 पर, और फ़ोन करने के बाद वहाँ से हॉस्पिटल से टीम आती है, और वहाँ से दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा भाई बहन के पास जाती है, और जाने के पास बताती है कि ये जो बहन है छोटी वाली, जिसका नाम है टैमी होमल्का, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तभी वो कहती है कि इसने कुछ ड्रग्स की ओवरडोज ले ली है, जिसके वजह से इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए जल्दी से इसका इलाज शुरू कर दीजिए। परिवार को भी वही बात बताई थी, क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा ड्रग्स ज़रूर लेती थी, इसीलिए उसे ड्रग्स की बात कहकर लड़की का इलाज शुरू ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो कुछ देर के बाद दम तोड़ देती है, मर जाती है। परिवार वालों ने बिना किसी पुलिस कार्रवाई के, बिना पोस्टमार्टम के अपने लड़की का अंतिम संस्कार करा देते हैं। अंतिम संस्कार करा देने के बाद अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं।
लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद ये लड़की, जिसका नाम कार्ला होता है, कार्ला अपने प्रेमी पॉल के साथ यहाँ से इस जगह को, जो अपने माता हो पिता की जो जगह होती है, उसे छोड़कर पॉल डलहौजी के एक बंगले में रहना शुरू कर देती है। वहाँ पर किराए पर रहने लगते हैं और सब कुछ इनके ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में एक दिन एक लड़की होती है जिसका, जो कि MM रोबिन करके उसका एक स्कूल होता है, उस स्कूल में पढ़ रही होती है और वो 9वीं क्लास की छात्रा होती है। वो लड़की अपने घर पर आ रही थी क्योंकि दिन में आज शोक सभा उसके घर पर आयोजित की गई थी और वह शोक सभा में जाने की वजह से, वहाँ कुछ देर होने की वजह से लड़की घर पहुँचने में थोड़ा रात हो जाती है। और रास्ते में जब ये पॉल आ रहा था तब ये 9वीं क्लास की छात्रा, जिसका नाम होता है लेस्ली महाफी, वो रास्ते में उसे मिल जाती है। फिर वो रास्ते में उसे कहता है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। और लिफ्ट देने के बहाने वो लड़की को अपने घर पर लेकर आते हैं और घर पर लाने के बाद सीधा जब वो घर पर पहुंचता है तो उसकी जो प्रेमिका होती है पहले से ही घर पर वो मौके पर मिल जाती है और वैसे ही जैसे कि छोटी बहन के साथ हुआ था, लेकिन इस बार उसे कोई नशीली दवाई या नशीली चीज़ें नहीं दी थी, बल्कि उनको टॉर्चर किया गया था। उसको कहा गया था कि यदि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लड़की शुरुआत में डर जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ वो गंदा या घिनौना कृत्य कर रहे थे, वो सारा का सारा दृश्य वीडियो कैमरे में शूट किया जा रहा था, रिकॉर्ड किया जा रहा था और वो लड़का उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। वक्त बीतता है, जब आँख खुलती है तब वो यही काम कर रहा था। 24 घंटे में जितने बार भी उसके साथ रेप कर सकता था, जितनी बार वो अपने आप को खुश कर सकता था, वो इसी तरीके से उसके साथ लगातार कर रहा था। और लड़की जो 24 घंटे में उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो बीच बीच में कह रही थी कि जब मैं घर जाऊंगी तो अपने मम्मी पापा से भी कहूंगी और अपने पापा को लेकर पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी, तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जब वो बार बार इसी तरीके से धमकियां दे रही थी तभी वो गुस्से में आकर एक ऐसी भारी वस्तु मारता है जिससे लड़की की मौत हो जाती है। अब लड़की की मौत होने की वजह से उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाएं, तभी उसने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और करने के बाद उसके कुछ हिस्सों को बोरी में भरा और बोरी में भरने के बाद गाड़ी में डालता है और अपने घर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक नदी होती है, उस नदी में उस बोरे को ले आकर फेंक देता है। साथ ही एक तरफ ये लड़की के गायब होने की खबर अखबारों में लगातार चल रही थी, लेकिन एक खबर एक और ऐसी थी जो लगातार आ रही थी। आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ रेप जैसी घटनाओं की खबरें अखबार में आती थी कि यहाँ पर इस शहर में, यानी कि जो शहर होता है, इसमें लगातार लड़कियों की रेप की खबरें आ रही थी। तो कुछ दिन इन्हें लगता है कि अगर यहाँ रहेंगे तो पुलिस को इस बात का अगर पता चल गया तो पुलिस इन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। इसीलिए इन्होंने उस शहर को छोड़ने के बाद यहाँ से सीधा सेंट कैथरीन की ओर एक शहर होता है वहाँ रवाना हो जाते हैं और वो उस लड़की से शादी भी कर लेता है, अपने प्रेमिका से शादी कर लेता है और उसके बाद ये दोनों अपने पति और पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। और यहाँ से जब दूर चले जाते हैं दूसरे शहर में तो वहाँ पर एक दिन की बात है कि 1992 में 16 अप्रैल की वो दिन था, एक लड़की जो अपने होली क्रॉस सेकेंडरी स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि वो लड़की हर रोज़ पैदल अपने स्कूल जाती थी और स्कूल से घर आती थी। घर की दूरी महज 15 मिनट के आसपास की होती है। तभी ये लड़का जो पॉल होता है वो अपनी कार से जा रहा था और एड्रेस पूछने के बहाने इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है, जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। क्रिस्टीन से पूछ रहा था कि मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे इस एड्रेस के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हो। तभी उस लड़की से जब एड्रेस पूछ रहा था तभी उसका वो अपहरण कर लेता है, उसे गाड़ी में डाल देता है और उसके हाथ पर बांध के सीधा अपने घर पर लेकर आता है और उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही घटनाक्रम को अंजाम देता है जैसे उसने MM रोबिन सन स्कूल की जो पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा थी उसके साथ करता है।
उसके भी साथ वो रेप करता है, उसके वीडियो बनाता है। उसके पत्नी लगातार उसकी वीडियो बना रही थी, बीच बीच में समझा रही थी, सब कुछ वो ऐसे ही काम चल रहा था। और वीडियोग्राफी होने के बाद जब इसका दिल भर जाता है, तसल्ली हो जाती है, तब उसकी हत्या करके उसके लाश को वैसे ही ठिकाने लगाते हैं जैसे दूसरे नंबर के लड़की की लाश को ठिकाने लगाया। एक हत्या अभी कुछ दिन पहले हुई थी, 9-10 दिन पहले, और एक हत्या और हो जाती है। जब ये लगातार 2 हत्याएं हो जाती हैं, इसके बाद शहर में लगातार इस तरीके से खबरें चल रही थी कि लड़कियों का रेप हो रहा है। लड़कियां डर की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल रही थी। तभी वो जो लड़कियां शिकायत करने के लिए थाने में आई थी अपने माता पिता के साथ, तो वो बताती है पुलिस को कि इसके बलात्कार जो करने वाला व्यक्ति है वो एक व्यक्ति है और उसका हुलिया कैसा, वो दिखने में कैसा है। जब इस तरीके से बातें चल रही थी, तभी अलग लड़कियों से बातचीत के आधार पर एक स्केच तैयार किया जाता है और स्केच तैयार कराने के बाद उस शहर के अलग अलग हिस्सों में लगा दिया जाता है। एक व्यक्ति होता है जो इस स्केच को देखने के बाद पुलिस के पास जाता है और जाकर कहता है कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है पॉल केल बर्नाडो, जो कि लगभग 22-23 साल का, उसकी 22-23 साल के आसपास है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप जाकर एक बार उससे बात कर दीजिए, क्योंकि मेरा सिर्फ उस पर शक है, क्योंकि ये जो चेहरा है उससे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। जब पुलिस ये बात सुनती है और उस लड़की को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है, जितने लड़कियां अभी तक शिकायत करने के लिए आई थी, अभी तक हर लड़की के सामने उस लड़के को खड़ा किया जाता है। साथ ही उन लड़कियों की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें जो डीएनए सैंपल लिए गए थे लड़कियों के, साथ ही ये जो लड़का होता है पॉल, इसके भी डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। ये बात क्योंकि 1990 के दशक के आसपास है, तो उन दिनों टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया था। डीएनए होते ज़रूर थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट बहुत दिनों के बाद आती थी। लगभग 2-2.5 महीने के आसपास बीत जाते हैं और जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से इसके डीएनए मैच कर जाते हैं कि जितने भी लड़कियों ने शिकायत की है, उन लड़कियों की शिकायत, इसके जो डीएनए सैंपल होते हैं ये आपस में मैच कर जाते हैं। और जब मैच कर गए तभी पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तभी वो 3 मर्डर का खुलासा करता है जिस तरीके से मर्डर हुए थे। अभी मर्डर वाली जब बात आती है तो उसकी पत्नी भी कहीं ना कहीं इस पुलिस के झमेले में फंस जाती है, पुलिस के रडार पर आ जाती है। पुलिस उस लड़की को भी हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के पास ऐसे कुछ सबूत नहीं थे जिसके आधार पर इसे बड़ी की बड़ी सजा दी जा सके। इसलिए पुलिस ने एक चाल खेली और उस लड़की से बात की कि यदि तुम सरकारी गवाह बन जाती हो तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी और इसको बहुत बड़ी मात्रा में सज़ा मिल जाएगी। तभी जो लड़की जब वीडियो बनाया करती थी, जो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया करती थी, उस रिकॉर्डिंग को पुलिस के हवाले कर देती है और कहती है कि जिसने भी इतने अपराध किए हैं, हालांकि वो लड़की ये दावा कर रही थी कि जितने लड़कियों के साथ रेप हुए थे उन रेप के बारे में इसको जानकारी नहीं थी। इसको सिर्फ जानकारी थी तो जो हत्याएं हुई हैं उसके ही बारे में जानकारी थी। इसने लाश को कैसे ठिकाने लगाया, इसकी बहन की इसने कैसे हत्या की है, ये सब जब बातें होती हैं, मामला कोर्ट पहुंचता है, अदालत पहुंचता है। अदालत में जाने के बाद इस मामले की जब सुनवाई होती है और इस लड़की को क्योंकि ये सरकारी गवाह बन जाती है, इसलिए इसे 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही जो पॉल होता है उसको ताउम्र तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई जाती है। और साल 2005 में इस लड़की की सज़ा पूरी हो जाती है और जब ये पूरी हो जाने के बाद अपने घर आती है तो एक शादी करती है, 3 बच्चे होते हैं, लेकिन पति के साथ ये ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाती, टिक नहीं पाती और पति से तलाक लेने के बाद ये बिल्कुल अकेली रहती है। और जो 3 बच्चे होते हैं इसका पति लेकर चला जाता है, लेकिन जो इसका प्रेमी होता है पॉल, जो अभी जेल में है, आज तक भी अभी तक जेल के सलाखों के पीछे ही है। और साल 2015 में वो एक किताब लिखता है, वो किताब होता है मेन वन ऑर्डर। एक किताब इतनी ज़्यादा मशहूर हो जाती है कि अमेज़ॉन पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक किताब बन जाती है। जब ये लोगों को पता चलती है कि ये उस कातिल ने लिखी है जो लड़कियों के साथ रेप करता था और कत्ल करता था,
उसने ये बुक लिखी है, तो लोगों ने एतराज़ किया और इस किताब को बैन करा दिया गया। दोस्तों, वो व्यक्ति आज भी सलाखों के पीछे हैं। अपनी ज़िंदगी की जो बाकी की जो ज़िंदगी है वो अपनी सलाखों के पीछे ही काट रहा है। कोर्ट ने जो उसे सज़ा दी है, कोर्ट का यही कहना है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो सलाखों के पीछे रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले किसी सच्चे घटना के साथ, तब तक